Good morning, everyone. Today I am going to deal with the chapter Biomechanics and Sports. First of all, what is the meaning of the term biomechanics? So, the word biomechanics is derived from two Greek words. The one is bio, that means life, and the another one is mechane, which means machine. So, it has been defined as the science that deals with the study of the effects produced by internal and external forces when they act on a biological system. मीन्स हमारे बॉडी के ऊपर मीन्स हम लोग एक बायोलॉजिकल सिस्टम है, ह्यूमन बॉडी एक बायोलॉजिकल सिस्टम है और उस बॉडी के ऊपर अगर कोई इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है तो उस फोर्स की वजह से क्या इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होता है। लाइक जब आप रनिंग करते हो, वॉकिंग करते हो, तो आपका इंटरनल मसल फोर्स अप्लाई करता है जिसकी वजह से आप रनिंग कर पाते हो, या कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आप एक्सटर्नल हेल्प ले रहे हो, तो वो सारे फोर्सेस क्या इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, किस तरह का मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं, उसके स्टडी को हम बायोमैकेनिक्स कहते हैं। According to Watson, the study and analysis of human movement patterns in sports is called biomechanics. मीन्स इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स जो भी ह्यूमन मूवमेंट का पैटर्न होता है, लाइक आप किस तरह से रनिंग कर रहे हो, कैसे वॉकिंग कर रहे हो, कैसे बॉल थ्रो कर रहे हो, किक कैसे कर रहे हो, तो उसका जो मूवमेंट का पैटर्न है उसको स्टडी करना, एनालाइज करना कहलाता है बायोमैकेनिक्स। The next is aim of biomechanics in sports. Number 1, the first aim is establishing techniques and strategies that allow the athlete to give maximum result with minimum physical exertion. Means efficiency in movement, ये क्रिएट करना पहला एम है। मीन्स कितना कम से कम हम इनपुट देकर, कम से कम फोर्स लगाकर किसी भी टेक्निक या स्ट्रेटजी को कैसे करेंगे, कैसे प्रैक्टिस करेंगे, वो उस टेक्निक को डेवलप करना, स्ट्रेटजीज़ को डेवलप करना एम है बायोमैकेनिक्स का। द अनदर वन इज़ फाइंडिंग एंड परफेक्टिंग न्यू टेक्निक्स फॉर एथलीट्स थ्रू क्वांटिफिकेशन ऑफ मोटर एबिलिटीज़। किसी भी टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए नए नए टेक्निक्स परफेक्शन के साथ डेवलप करना कहलाता है, एम है बायोमैकेनिक्स का। नेक्स्ट इज इवेल्युएशन ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रेंड्स एंड असेसिंग देयर प्रोज एंड कॉन्स। जो भी एग्जिस्टिंग टेक्निक्स यूज़ किए जा रहे हैं उसको इवेलुएट करना, उसको पता करना कि इसमें क्या गलती है और किस तरह से इसको अच्छा कर सकते हैं, कम से कम फोर्स लगाकर इसको किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, उसके डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेजेस क्या है, इन सब को स्टडी करना बायोमैकेनिक्स का एम है। मिनिमाइजेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ इंजरी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आप किसी भी टेक्निक और स्ट्रैटेजी को सही तरीके से फॉलो करोगे तो आपके इंजरी होने के चांसेस कम हो जाते हैं या फिर आप इंजरीज से बच सकते हो। ये एम है बायोमैकेनिक्स का। नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स। नंबर 1, इम्प्रूवमेंट ऑफ द स्पोर्ट्स टेक्निक, इम्प्रूवमेंट ऑफ इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज़, मिनिमाइजेशन ऑफ इंजरीज, डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेथड्स, इम्प्रूवमेंट ऑफ ट्रेनिंग, अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बॉडी। तो ये था बायोमैकेनिक्स के बारे में। अब जो इसके अंडर में पहला टॉपिक है मूवमेंट्स, हमारे ह्यूमन बॉडी में किस तरह के मूवमेंट्स होते हैं, उसके कितने टाइप्स हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो मूवमेंट है वो है फ्लेक्शन। फ्लेक्शन का मतलब अगर आप अपने आर्म को अपने शोल्डर की तरफ एल्बो जॉइंट से फोल्ड करते हो, that is called flexion. It is a movement that decreases the angle between two body parts. आपका फोर आर्म और आपका जो आर्म है उसके बीच एल्बो जॉइंट है, और एल्बो जॉइंट में अगर हम एंगल को मिनिमाइज कर रहे हैं, है ना, कम कर रहे हैं,
फ्लेक्स कर रहे हैं, अपनी तरफ ऐसे मोड़ रहे हैं, किसी भी चीज़ को मोड़ना इज कॉल्ड फ्लेक्शन। तो उसको अगर हम मोड़ रहे हैं, अपनी तरफ कर रहे हैं, तो एंगल क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, और इसी मूवमेंट को हम बोलते हैं फ्लेक्शन। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द एल्बो फ्लेक्सेस द एंगल बिटवीन द अल्ना जो है वो आपके फोर आर्म में बोन का नाम है, एंड द ह्यूमरस आपके शोल्डर से लेकर एल्बो जॉइंट तक जो बोन है उसको ह्यूमरस बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच जो एंगल डिक्रीज हो रहा है बाय डूइंग फ्लेक्शन, इसी मूवमेंट को हम फ्लेक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट इज एक्सटेंशन। अब आपने फ्लेक्शन किया तो जब आप हाथ को पूरा एक्सटेंड कर देते हो, फैला देते हो, तो उसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं। मीन्स दोनों ऑपोजिट है एक दूसरे के। अनलाइक फ्लेक्शन, एक्सटेंशन इंक्रीजेज द एंगल बिटवीन टू बॉडी पार्ट्स। जब आपके दोनों हाथ मतलब आपके फोर आर्म और आपके अपर आर्म के बीच में अगर हम एंगल डिक्रीज मतलब इंक्रीज कर देते हैं तो वो क्या होता है, कहलाता है एक्सटेंशन, और जब डिक्रीज करते हैं तो फ्लेक्शन। When the elbow extends, the angle between ulna and the humerus increases until an angle of 180 degree. Yes, ये पूरा स्ट्रेट हो जाता है। इसके बाद इसको हम नहीं एक्सटेंड कर सकते, 180 डिग्री ही कहलाता है। 180 डिग्री तक हम इसका रीच है। नेक्स्ट इज abduction. It is a movement in the frontal plane that takes the body part away from the midline or towards an imaginary center line. Abduction का मतलब होता है अगर आप बॉडी पार्ट को मूवमेंट कर रहे हो जो कि अवे फ्रॉम योर बॉडी जा रहा है ना। सपोज आपको बोला हाथ ऊपर करने, तो हाथ आप शोल्डर लेवल पे ऐसे खड़ा किए हो, तो ये क्या हो रहा है, हाथ आप अपने बॉडी से दूर लेकर जा रहे हो, है ना, दूर लेकर जा रहे हो, तो इस मूवमेंट को कहते हैं एब्डक्शन। मीन्स इसमें देखिए दिया गया है प्ले इन फ्रंटल प्लेन दैट टेक्स द बॉडी पार्ट अवे फ्रॉम द मिड लाइन। आपके बॉडी के मिड लाइन से कोई भी बॉडी पार्ट अगर दूर के मतलब अवे मूव कर रहा है, दैट मूवमेंट इज कॉल्ड एब्डक्शन। नेक्स्ट इज एडक्शन। एबडक्शन का जस्ट ऑपोजिट होगा एडक्शन, जब आप अपने बॉडी पार्ट को टुवर्ड्स बॉडी मूव करोगे, है ना। मीन्स अगर अपने हाथ जो आपने उठा के रखा है उसको आप फिर से अटेंशन पोजीशन में लेकर आओगे, दैट इज़ कॉल्ड एडक्शन। एड मीन्स ऐड होता है एडक्शन। इट इज़ अ मूवमेंट इन द फ्रंटल प्लेन दैट रिटर्न्स द बॉडी पार्ट टू द मिड लाइन or takes it away from the imaginary center line. तो ये था 4 तरह के मूवमेंट्स आपको पढ़ने थे। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन जो कि एक दूसरे का अपोजिट है, एंड दूसरा एडक्शन एंड एबडक्शन। अब हमें पढ़ना है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हो, एक बार फिर से देखेंगे। इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कैसे काम करता है। तो सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया। अ बॉडी एट रेस्ट विल कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन द सेम डायरेक्शन until and unless an external force act on them, है ना। कोई भी बॉडी अपने स्टेट को चेंज तब तक नहीं करता है जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट नहीं करेगा। ये है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दैट इज़ लॉ ऑफ इनर्सिया। इनर्सिया क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट। जिस भी स्टेट में वो रहता है उस स्टेट को मेंटेन करना, दैट इज़ कॉल्ड द इनर्सिया। अब इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स इसका एक एग्जाम्पल देखिए। अ स्प्रिंटर मीन्स जो फास्ट रेसेस जो होते हैं लाइक 100 मीटर 200 मीटर, तो ऐसे रेसेस दौड़ने वाले को स्प्रिंटर बोलते हैं। तो अ स्प्रिंटर रनिंग will tend to remain that motion until he uses his muscle force to overcome the state. The force may also be gravitational force, surface of the field, brakes caused by an opponent, etc. है ना। कोई भी स्प्रिंटर तब तक रनिंग करते रहेगा जब तक कि उसका मसल या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अपोज कर रहा है, उसके मूवमेंट को फ्रिक्शन फोर्स अपोज कर रहा है, या फिर
और भी एक अच्छा एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे आप देखे होंगे कोई भी रेस स्टार्ट होता है तो स्टार्ट होने से पहले एथलीट का जो पोजीशन होता है, एथलीट का जो पोजीशन होता है एथलीट का जो पोजीशन होता है वो एक सिटिंग पोजीशन होता है। तो सिटिंग पोजीशन में जो एथलीट रहता है वो क्या है, अभी स्टेट ऑफ रेस्ट में है। तो जैसे ही गन फायर होता है या फिर गो का कमांड दिया जाता है वैसे ही वो रनिंग स्टार्ट करता है। तो सिटिंग पोजीशन में वो बैठा हुआ है, डैट इज़ हिज स्टेट ऑफ रेस्ट। और उस स्टेट ऑफ रेस्ट को ओवरकम करने के लिए उस स्प्रिंटर को, उस रनर को फोर्स लगाना पड़ता है। वो पैर से ज़मीन को पुश करता है, हाथ से भी फोर्स लेता है और आगे के डायरेक्शन में बढ़ता है ना, फोर्स लगाता है, तभी वो उस स्टेट को चेंज करके दूसरे स्टेट में जाता है, डैट इज स्टेट ऑफ मोशन। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया, है ना। द सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। आप सभी पढ़े एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये है कि a change in acceleration of a body is directly proportional to the force acting on it and inversely proportional to the mass of the body। मीन्स acceleration जो है, आप ये फॉर्मूला देखे होंगे, F इक्वल टू एम ए, मीन्स फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अगर हम एक्सेलरेशन निकालें तो F बाई एम आएगा। मीन्स एक्सेलरेशन, अगर फोर्स इंक्रीज़ कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज़ होगा, और अगर मास इंक्रीज कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा। एग्जाम्पल देखिए, व्हेन अ बॉल इज हिट द चेंज इन स्पीड डिपेंड्स ऑन द फोर्स, है ना। जब आप किसी बॉल को हिट करते हो या फिर किक कर रहे हो तो आप जितना फोर्स लगाओगे उतना स्पीड से वो बॉल जाएगा। और व्हेन एन एथलीट विथ मास एम improves the strength of his leg, the acceleration will be greater, है ना। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। आपके पास दो चीज़ें, एक टेनिस बॉल है और एक शॉट पुट है ना। शॉट पुट आप सभी जानते हैं लोहे का होता है। तो आप दोनों में से किस को ज़्यादा दूर तक फेंक सकते हो, किसका एक्सेलरेशन अगर आप फेंकोगे तो कौन ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगा, कौन स्लो मूव करेगा। ओब्वियसली टेनिस बॉल ज़्यादा फास्ट मूव करेगा, उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि टेनिस बॉल का मास कम है इसलिए उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा हुआ। शॉट पुट का मास ज़्यादा है इसलिए उसका एक्सेलरेशन कम होता है। तो ये है न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज़ लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। The third one is law of reaction. Everybody know for every action there is always an equal and opposite reaction. इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इन स्विमिंग द स्विमर विल बी प्रोपेल्ड एट ग्रेटर स्पीड व्हेन ही पुशेस द वाटर विथ मोर फोर्स। जितना वो फोर्स लगाकर वाटर को पुश करता है उतना ही वो आगे के डायरेक्शन में बढ़ता है ना। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना इक्वल वो फोर्स अप्लाई करेगा उसके अपोजिट में उसको उतना ही पुश आगे की तरफ मिलेगा। हार्ड ग्राउंड इज़ मोर सूटेबल फॉर हाई जंप इन कंपैरिजन टू द सैंड, है ना। आप हार्ड ग्राउंड में दौड़ कर आ रहे हो और जंप ले रहे हो, वो ज़्यादा कन्वीनियंट है। क्यों? क्योंकि अगर हार्ड ग्राउंड है तो उससे हम फोर्स जितना नीचे की तरफ पुश करेंगे पैर से, ग्राउंड भी हमें उतना ऊपर की तरफ ऑपोजिट रिएक्शन देगा जिससे हम जंप कर पाते हैं। लेकिन वही अगर आप सैंड में जाकर वो करोगे तो आपका सैंड क्या होता है, आपके फोर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, ज़्यादा आपको रिएक्शन फोर्स नहीं दे पाता है। द लास्ट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन आप सभी जानते हैं, बहुत ही कॉमन टर्म है। फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज अ फोर्स डेवलपिंग ऑन द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू बॉडीज एंड विच अपोजेज देयर रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन बेसिकली क्या है, एक अपोजिंग फोर्स है जो कि हमारे मूवमेंट को अपोज करता है, ठीक है। और ये फ्रिक्शन कब डेवलप होता है, जब कोई भी दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं या फिर सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं, तब फ्रिक्शन
डेवलप होता है. फ्रिक्शन इज डेवलप्ड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. The molecular force of attraction between the surface of contact and the roughness of the surface are the two main causes of friction. कोई भी surface अगर बहुत ही rough है तो obviously वहाँ friction ज़्यादा होगा. Next is type of friction. There is two type of friction. Number one is static friction. When we try to push a heavy box, if we are not able to slide the box on the floor, it remains static. It means that the net force exerting on the box is zero. Some opposing force is being acted on the box which is preventing it from sliding. Static friction, static का मतलब होता है steady रहना, एक जगह पे रहना, कोई movement नहीं होना. तो जब आप कोई बहुत ही heavy चीज़ होता है उसको अगर आप push नहीं कर पा रहे हो, उस surface पे slide नहीं करा पा रहे हो, it means there is static friction that opposes your motion. Here the friction is proved by the flow and this type of friction is called static friction. The next is dynamic friction. It is the opposing force acting on a body moving over the surface of another body. जब कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आकर एक दूसरे के ऊपर अगर मूव कर रहा है ना, लाइक आप ज़मीन पे चल रहे हो ग्राउंड पे, तो उसमें भी डायनेमिक फ्रिक्शन काम करता है. इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स. अब डायनेमिक फ्रिक्शन का भी 3 टाइप्स है. सबसे पहला है स्लाइडिंग फ्रिक्शन. व्हेन वन बॉडी इज स्लाइडिंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, लाइक पेंसिल लीड स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ पेपर. जब आप पेंसिल से किसी पेपर पे लिखते हो तो पेंसिल भी क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है उस पेपर के ऊपर, तो डैट इज़ स्लाइडिंग फ्रिक्शन. रोलिंग फ्रिक्शन, व्हेन अ बॉडी रोल ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, है ना. जैसे आप साइकिल चलाते हो तो साइकिल का जो व्हील है वो रोल करता है सरफेस पे, या फिर अगर आप सिंपली कोई बॉल को रोल कर रहे हो ग्राउंड पे, तो इसमें कौन सा फ्रिक्शन काम करता है, रोलिंग फ्रिक्शन. द थर्ड वन इज़ फ्लूइड फ्रिक्शन, द फ्रिक्शन दैट एक्ट्स ऑन अ बॉडी विच इज़ मूविंग थ्रू अ फ्लूइड. जब कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड में, लाइक आप स्विमिंग कर रहे हो, तो उसमें जो फ्रिक्शन होता है, फ्लूइड के थ्रू जो फ्रिक्शन लगता है, दैट इज़ कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन. रोल ऑफ फ्रिक्शन इन स्पोर्ट्स. अब फ्रिक्शन का क्या रोल है स्पोर्ट्स में. फ्रिक्शन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स. Without the help of friction, one will not be able to give better performance. आपको बहुत अच्छे से पता है फ्रिक्शन क्या है, हमारे लिए बहुत एडवांटेजियस भी है और डिसएडवांटेज भी है इसके. अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम चल भी नहीं पाते, है ना. तो इसका एग्जाम्पल देखिए. एथलीट्स यूज स्पाइक्ड शूज़. आप जब फुटबॉल खेलते हो तो उसका बूट देखा होगा, उसके नीचे स्पाइक्स लगे होते हैं, मीन्स ऐसा निकला हुआ रहता है. क्यों, ताकि वो फ्रिक्शन बढ़ा सके और वो ईज़िली ग्राउंड पे दौड़ सके. क्यों, क्योंकि फुटबॉल ग्राउंड बेसिकली बहुत थोड़ा गीला रहता है, उसमें वाटर रहता है, तो स्लिप होने के चांसेस होता है. इसलिए हम उसमें फ्रिक्शन इंक्रीज़ करने के लिए ऐसे निकले रहते हैं बूट में. आप 100 मीटर स्प्रिंटर्स को देखे होंगे, उनका जो स्पाइक होता है ना, उसमें ऐसे नेल्स लगे होते हैं नुकीले, ताकि उनके फ्रिक्शन को बढ़ाया जा सके, वो उसमें स्लाइड ना कर पाए, स्लिप ना कर जाए. आप बैडमिंटन प्लेयर्स को देखे होंगे, बैडमिंटन प्लेयर्स रब द शू ऑन लाइम. इन सॉकर फ्रिक्शन बिटवीन शू एंड ग्राउंड एंड शू एंड द बॉल. ये सारी चीज़ें बहुत अहम भूमिका निभाती है किसी भी स्किल को परफॉर्म करने के लिए. इसलिए इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स फ्रिक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. फ्रिक्शन इज़ डिसएडवांटेजियस ऑल्सो इन साइकिलिंग, आइस स्केटिंग. अब फ्रिक्शन का एडवांटेज तो है लेकिन डिसएडवांटेज भी है. लाइक अब जब आप साइकिलिंग कर रहे हो तो बहुत तेज़ अगर एयर चल रहा है तो वो आपको पीछे की तरफ पुश करेगी, आपके मोशन को अपोज करेगी, तो उस केस में भी फ्रिक्शन डिसएडवांटेजियस होता है. So this is your chapter 8. Thank you.